आने से पहले पूरा लॉस था, यहाँ आने पे एक डायरेक्शन मिल गया, टीचर की गाइडेंस मिल गई। 9 नवंबर दिवाली से 3 दिन पहले 9 नवंबर को मेरा एक बहुत खास इंसान मेरे को छोड़ के चला गया। थैंक्स टू माय फादर एंड देन थैंक्स टू शोभित सर एंड थैंक्स टू लाइफ एज करियर फैकल्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज मेरे साथ में हमारी क्लास का स्टूडेंट रवि किशन वर्मा, जिसने एक्चुअल में अभी 2 कंपनीज के इंटरव्यू क्लियर किए हैं और फिलहाल तीन बता रहा, मुझे अभी तक 2 ही पता था, तो उसने 3 किया है। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो भाई रवि किशन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो यार। This is Ravi Kishan Verma. I'm from UP Gorakhpur. And in my family, I have my father and mother and 2 younger brother, 1 younger sister. And about my qualification, I have completed my 10th in 2021 and I have completed my 12th in 2023 with PCM percent 78%. ओके, तो रवि एक्चुअली तुम्हारा जो बोर्ड है वो कौन सा था? यूपी बोर्ड था, सीबीएसई? CBSE बोर्ड। और पढ़ाई कहाँ पे हुई? यूपी में हुई है या यहाँ दिल्ली में हुई है? मैंने अपनी स्टडी पूरी दिल्ली से करी है, 2nd क्लास से। 2nd क्लास से लेकर। तो यहाँ पे किसके साथ थे तुम? सर यहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। लाइक मेरे दादा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो PW डिपार्टमेंट में तिहाड़ जेल में। ओके, तो फिर मैं बचपन से दादा दादी के पास रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स जो पूरा तिहाड़ जेल का कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? नो सर। कभी देखने गया कैसा होता है वो? नो सर। अजय, रवि किशन वर्मा जो नाम है तेरा, ये क्या रवि किशन से प्रेरित है? कैसे बना? एक तो रवि, जो मैं संडे के दिन पैदा हुआ था, रविवार के दिन, तो नर्स ने बोला रवि नाम रखने का, तो फिर मेरा नाम रवि पड़ गया। और एक मैं यूपी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो फिर वहाँ एक हीरो है भोजपुरी, रवि किशन, तो फिर उसके वहाँ से किशन उठा लिया और वर्मा सर नहीं। अच्छा, तो रवि किशन वर्मा इस तरीके से पूरा नाम पड़ गया। गुड से गुड। तो तुमने 23 में अपना 12th कंप्लीट किया। yes. और 12th में तुम्हारा 78% आया PCM में। तो तुमने तब IMUCT का एग्ज़ाम दिया था? सर लाइक मैंने सोचा था कि मतलब एक तो मर्चेंट नेवी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक तो मेरी फैमिली में सब, मतलब मैं ही हूँ सबसे बड़ा, एंड फिर कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं पूरा 12th अपना फोकस 12th पे करूँगा। तो मैंने NDA का भी दिया था, बट वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। एंड JEE का दिया था, जिसमें मेरी 88 परसेंटाइल आई थी जनवरी वाला टाइम। ओके, 12th के साथ करते हुए। तो फिर वो भी जनरल से दिया था, फिर इतना कुछ वो मैटर भी नहीं करता। तो फिर मैंने अपना 9th 10th से ही सोच रखा था। मुझे बस DNS कोर्स के बारे में पता था कि एक मर्चेंट नेवी में कुछ होता है जो डिप्लोमा इन न्यूटिकल साइंस एक कोर्स होता है, वो करना होता है। तो फिर मेरे को IMUCT के बारे में भी नहीं पता था। बट तो फिर एक मेरा दोस्त मिला था गेम में, PUBG में, तो वो फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी में है। अच्छा जी। तो TS रहमान से करता है। तो फिर उसने मुझे बताया था मर्चेंट नेवी के बारे में। तो उसने बोला था कि लाइक उसने भी अपना फैब बैच में ही करा था। फर्स्ट अटैम्प्ट में उसकी रैंक ज़्यादा आई थी, सेकंड में उसकी 3000 के अंदर आई थी। तो उसने मुझे बताया कि एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, तू कर दे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी पहले उसके टाइम पे 2 साल में 2 बार होता था। अब एक बार हुआ, तो मेरे को इतना इसमें भी नहीं पता था। बस मेरे को पता था कि IMUCT देना है। तो फिर मैंने सोचा, अभी मैं 12th में मैंने काफ़ी पढ़ाई पे फोकस करा था। मैं सोच रहा था 90+ स्कोर करूं, एंड 11-12 घंटे बहुत पढ़ा, बट पता नहीं क्यों कम आ गए PCM में। तो फिर मैंने सोचा कि 12th के बाद कुछ टाइम का ड्रॉप लूँगा, जैसे फिर IMUCT के प्रिपरेशन करके ड्रॉप के साथ, और फिर कर लूँगा। फिर एक्सपीरियंस के लिए मैंने फॉर्म भरा था फर्स्ट टाइम, फिर मैंने दिया, फिर मेरी रैंक आ गई 4533। तो फिर इतनी रैंक आ गई। तो फिर मेरे को फिर पता चला कि स्पॉन्सरशिप एग्जाम भी होता है। अच्छा, उससे पहले तुझे ये नहीं पता था? स्पॉन्सरशिप के बारे में नहीं पता था। ओके, लाइक मेरे को पता था कि रैंक चाहिए, तुम कॉलेज में जाओ, तुम्हें कोर्स करा देते हैं, फिर तुम्हें वो हो जाता है। फिर मेरे को लाइक इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया, लाइफ एज करियर से, कपिल भैया का। तो फिर उन्होंने गाइड करा। उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई वो, तो आप हम टोटल गाइड करते रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि, मैंने पूछा कि मेरी इतनी रैंक आई है, क्या मेरे को दोबारा रिपीट करना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, 5000 के अंदर इज़ क्वाइट गुड एंड यू कैन इसमें फैब बैच के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके। तो फिर मैंने उनसे काफ़ी बार बात करी, फिर उन्होंने बताया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं आ जाता हूँ, क्योंकि सर घर पे एक तो यूपी मतलब वहाँ पर घर में वो माहौल नहीं मिल पाता ना, बच्चे फिर, और अगर आप उन्हीं टाइप के बच्चों से सराउंडेड रहो तो फिर आप भी वो उनको पढ़ता देख के तुम्हारा भी मन करता है। घर पे इतना नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर टीचर्स हैं, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ रहोगे, और फिर मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। तो ऑनलाइन में वैसे भी मैं। तो तूने अगस्त वाले बैच के लिए तुझे स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं था? मतलब तूने शिपिंग कॉर्पोरेशन भी नहीं डाला था तब? नो सर मैं 12th अपनी पूरी उस पर फोकस करा। और उसके बाद जो टाइम था, ये सेम क्वेश्चन मेरे से एंग्लो में भी पूछा गया था, और मैंने सेम आंसर किया था कि मैं अवेयर नहीं था।
उन्होंने कहा कि तुमने 9th डिसाइड करा है। तुझे पता है अभी तूने अपनी रैंक बताई है 4533, इस पे लोग मजाक बनाएंगे तेरा। यस सर। वो निकल गया, वो बजाय मुझे बनाने तुझे इसको, जो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है। नहीं तो अच्छा, तो फिर तुझे ऐसा नहीं लगा कि IMU कॉलेज कैंपस में ले लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है, वो बाद में ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम क्यों 6 महीने और बर्बाद करें। सर जैसे कि मैंने बताया था कि कपिल भैया का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर बहुत लोगों से मैंने पूछा, मैं रिस्क तो ले नहीं सकता, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था, तो सब ने कहा कि विदाउट स्पॉन्सरशिप अगर आप कोई कॉलेज कर रहे हो गवर्नमेंट, तो फिर आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो, क्योंकि फिर अगर नहीं मिला तो आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे। तो फिर इसलिए, और मैंने बस वो IMU कुछ पढ़ा वड़ा नहीं, प्रिपरेशन नहीं, मैं बस एक एक्सपीरियंस ले देना चाहता था, तो फिर मेरी इतनी रैंक आ गई थी। तो फिर उसमें भी मेरे को लगा था कि मतलब ये है कि अगर आप 12th की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो ढंग से, और उसके बाद थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टेड हो, तो आप ढंग की रैंक, अगर आप क्या सब 12th के बाद 2 महीने उसमें आराम से पढ़ लो, और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में हो, पढ़ लो, तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। मैंने वो 2 महीने कुछ नहीं करा, मेरी ऐसा अच्छी रहेंगे। चलो ये तो बहुत सही बात है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि जैसे तुम लोग शुरू में आए हो, तो शुरू में तो मैं क्लासेस ले ही नहीं रहा था, तो मैं तुम लोगों से पहली बार शायद तभी मिला हूँ। इसको तो मैंने तब पहली बार तभी देखा था जब सुनील को मैंने बुलाया था यहाँ पे, एक सेशन था, बाकी मैं अगले दिन ही जस्ट ज्वाइन किया था। तूने अगले दिन ज्वाइन किया था? अच्छा, तो वो जो सेशन है, उसके बाद ही मैं बच्चों को थोड़ा धीमे धीमे जानने लगा था। यहाँ पे तुम्हारा कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे थ्रू आउट, मतलब रिटर्न को लेकर के या इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेकर के, यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक यहाँ से आने से पहले तो मैं पूरा लॉस्ट था। हाँ, लाइक बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस फील्ड के बारे में पता होता है, ना मुझे कुछ पता था। अब फैमिली में भी अगर कोई होता तो फिर गाइड करता, बट फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव थे। तो फिर यहाँ मैं आया, यहाँ मेरे फादर ने यहाँ पर कांटेक्ट करा, बात करा, फिर मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। पहले मैं अप डाउन करता था, दिल्ली में रहता था, पर मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं जो लाइक 12 बजे तक ये इंस्टीट्यूट खुला रहता है, तो फिर वो बैठ के पढ़ते रहते हैं, कोई 12 से 4 बजे 3 बजे तक, या सुबह उठ के पढ़ते रहते हैं। वो सब चीज़ें घर पे नहीं हो पाती। यहाँ आने से पहले पूरा लॉस था, यहाँ आने पे एक डायरेक्शन मिल गया, टीचर की गाइडेंस मिल गई, और जैसे कि मॉक इंटरव्यू। कितने मॉक इंटरव्यूज दिए तूने, ये बता? सर जो मेरे पे सीट्स है ना, जैसे कि एक मॉक इंटरव्यू के साथ एक सीट मिलती थी, तो वो सिर्फ मेरे पे 32 कलेक्टेड है। 32 शीट्स तेरे पास कलेक्टेड है? कम से कम मैंने काफ़ी खो दिए होंगे, और काफ़ी मैंने बिना सीट्स के दिए हैं। तो थैंक्स टू रीटा मैम, उन्हीं को मैंने आज तक जितने इंटरव्यू सारे रीटा मैम को दिए हैं, और उन्होंने, मेरा शेड्यूल भी नहीं होता था, वो मैम हमेशा मेरा इंटरव्यू मेरा ले लेती थी मैम। जब भी तुम बोलोगे रीटा मैम, मतलब ये बहुत सपोर्ट, कम से कम 35 इंटरव्यू तो तूने दिए? 40 प्लस दिए। फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे आए थे 54 में से 19 मार्क्स। अच्छा, लास्ट में 40 से पार हो गए थे। वो PCM में थोड़ा घट जाता था, लेकिन 40 क्रॉस कर गया था। ठीक है, 50 में। मतलब टेक्निकल तो तूने स्ट्रॉन्ग कर ही लिया? टेक्निकल पूरा टेक्निकल। अच्छा, अब जैसे तो ग्रेट ईस्टर्न गया, ठीक है, तो ग्रेट ईस्टर्न का तेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि रिटर्न पे अपन बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि वहाँ पे जाकर के क्या क्या हुआ तेरे साथ में, और इंटरव्यू और मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर लाइक ग्रेट ईस्टर्न में पहले तो वहाँ प्री असेसमेंट लिया था, कोई मतलब नहीं था उसका। अच्छा, सबका क्लियर ही हुआ। ओके। हाँ, और बस टाइम वेस्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू में जो नहीं सेलेक्ट होना चाहिए वो भी हो गए, जिन्हें होना चाहिए वो भी हो गए, और भीड़ बढ़ गई। और लाइक इंटरव्यू तो काफ़ी कई बच्चों का काफ़ी सही चला था, कई बच्चों का नहीं चला था, फिर भी उनको ले लिया। मेरे से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए थे, 25 to 20 के राउंड, तो मेरा तो काफ़ी अच्छा गया था। मैं सोचा था मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, क्योंकि मेरी PCM ठीक है, रैंक इतनी गुड कंसीडर करी जाती है, क्योंकि इतनी टॉप 5000 वालों को, क्योंकि एंग्लो भी कंसीडर कर लेती है इतना। तो फिर मैंने बहुत उम्मीद लगाई थी कि मेरा मेरिट में नाम आएगा, परसेंटेज भी अच्छी है, रैंक भी ठीक है, इंटरव्यू में सारे आंसर करके आया। मेडिकल में कितने हुए तू ये बता? सर मेडिकल में लाइक मैं जब गया था मेडिकल में तो 34 स्टूडेंट आए थे। और पैसे, मतलब मेडिकल में कितने पैसे लिए वहाँ? सर 6100 मेडिकल में लिया, ना रिपोर्ट दिया, ना उन्होंने स्लिप दी कि पेमेंट की कुछ। अच्छा, और ना कुछ कंफर्मेशन दी। मेरिट लिस्ट निकला, हमारा नाम नहीं आया, ना हमें कुछ पता चला कि कहाँ से क्या हुआ, कुछ नहीं, बस। और आखिर मेरिट में भी तेरा नाम भी नहीं? मेरिट में नहीं आया सर। मेरा एक फ्रेंड है, उसके 92% है, उसकी रैंक 1900 है, उसका मेडिकल हर कुछ फिट है, उसका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया सर। ये पता नहीं किस बेसिस पे ले लेते हैं। और तेरा एंग्लो का इंटरव्यू का कैसा? सर मेरा एंग्लो का इंटरव्यू लाइक
जब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया 9 बजे मुझे पता चला मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, मैं एंग्लो के सेंटर में बैठा था। अच्छा, मैं वहाँ बैठा था और फिर अगला नाम मेरा 9:30 बजे मेरा आया कि रवि आपका इंटरव्यू है। ठीक है। फिर मैं अंदर गया तो मैं पूरा, अब मैं सोचा था कि अब एंग्लो के लिए मैंने, जब मेरा ग्रेड का क्लियर हो गया था, मैंने लास्ट अपनी जो नोटबुक उठाई थी पढ़ने के लिए वो 28 अक्टूबर को उठाई थी। 29 को मेरा इंटरव्यू था, 29 को मैंने पूरा रिलैक्स चिल करा, क्योंकि अब एक दिन पहले क्या पढ़े। सही बात। तो फिर कुछ, अब तुम पूरे साल नहीं पढ़ रहे, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब पूरे साल प्रिपेयर कर रखा है तब नहीं, देखो जिसने प्रिपेयर कर रखा है उसके लिए भी पहले एक दिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जिसने नहीं प्रिपेयर किया उसके लिए। मान लो अगर कुछ नया आ गया तो फिर तुम्हारा पूरा सब चलाई दे जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है हमने करा है, ना करा है हमें नहीं लेंगे तो किसी लेंगे, ये बात कर रखा है। तो फिर यही कॉन्फिडेंस था, लेके गए थे, वो भी गया था सब कुछ, बट मेरिट में नहीं आया। फिर एंग्लो का 9:30 बजे मैं एंटर हुआ तो यहाँ विनायक मोला सर थे, बहुत बढ़िया सर। मतलब उन्होंने, मतलब वो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं, पहले ही बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। और अदर कंपनी में भी देख के आया हूँ, वैसा कुछ नहीं है, वो गिराते हैं और वो विनायक मोला सर बूस्ट कर देते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से टेक्निकल पूछा, लाइक 12 क्वेश्चन के अराउंड, तो 11 ठीक थे मेरे, तो टेक्निकल काफ़ी अच्छा गया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन कौन सी कंपनी के लिए अप्लाइड करा है। तो कुछ बच्चे ये सोच के नहीं बताते कि अगर हम सिर्फ एंग्लो बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सीधा बता दिया था कि अगर मैं अगस्त के लिए करता तो मैं ऑब्वियसली सिनर्जी के लिए जाता, बट इस टाइम मेरे पास 3 कंपनियाँ थी अच्छी, लाइक वेलम, फ्लीट और एंग्लो। बट वेलम आ नहीं रही, उस टाइम नहीं आ रही थी, उस टाइम नहीं कंफर्म था। एंड स्लीट के लिए मेरे इंग्लिश के चक्कर में मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे था। तो फिर मैं रह गया था, तो उन्हें बताया, इसलिए मैंने अपना एंग्लो का फॉर्म भरा था बस, और एसन बैकअप ग्रेट ईस्टर्न का। तो ग्रेट का मैंने बताया कि मेरा मेडिकल भी हो गया है और इंटरव्यू भी क्लियर हो रखा है। तो उन्होंने मेरा मेल चेक करा, तो मेल चेक करा, पूरा देखा, मेडिकल का देखा, तो फिर माने। फिर उसके बाद मेरे से उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। फिर उन्होंने मेरे को बाहर बिठाया, फिर मैथ्स के क्वेश्चन कराए, तो मैथ्स के 4 क्वेश्चन दिए थे। तो वो मेरे सारे ठीक थे। ठीक है। डायग्राम में थोड़ा था तो उन्होंने बोला, फिर दोबारा बना दिया। तो मेरा ऐसे में मिस्टेक थी, उन्होंने नॉन टेक्निकल पार्ट लिया, मेरी कम्युनिकेशन में ठीक ठाक गया, कुछ वो नहीं था, उन्होंने बोला नहीं ठीक अच्छा गया। फिर उन्होंने नॉन टेक्निकल काफ़ी पूछा, फिर पूछा यहाँ किसके साथ रहते हो, फिर तुम्हारे ब्रदर्स क्यों नहीं यहाँ रहने आए पढ़ने, तुम ही क्यों। फिर मैंने बताया कि मेरे दादा रिटायर हो गए थे 2020 में, तो फिर वो भी गांव चले गए, तो फिर मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ अब लाइफ एक्सपीरियंस रह गए। तो उन्होंने यहाँ के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि क्या, फिर स्टूडेंट के बारे में। फिर उन्होंने बताया कि और भी कोई फ्रेंड है, तो मैंने बताया कि 2 फ्रेंड और थे, वो भी सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो ये सब पूछा था उन्होंने, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर उन सर ने लास्ट में पूछा व्हाट डू यू थिंक। तो मैं तो यही बोलना चाह रहा था कि अब कोई रीज़न ही नहीं छोड़ा जो आप ना लो। तो उन्होंने बस ऐसे मेरे से दोबारा रिपीट कराया था, कहा था क्योंकि उनको था कि अब करना है सिलेक्टेड, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था। अब इतना मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया था जब कुछ गलती नहीं रही। तो मैं तो बिल्कुल होपलेस था बट उस टाइम, क्योंकि मेरे ग्रेड का आया था, अब मेरे पे एक ही कंपनी थी। अच्छा, ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही मार खाते हैं। जो इमोशंस होते हैं ना, ये इमोशंस पे कंट्रोल होना, कि आपने ग्रेड का रिजल्ट देखा, मेरिट में नाम नहीं आया और इमीडिएटली इंटरव्यू देना है। वहाँ बहुत आइडियल बैठा था, बहुत आइडियल। ना मैंने कुछ रिएक्टिव, बिल्कुल मतलब कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी, मतलब ना मैं कुछ रिएक्ट करा ना कुछ, मैं बस उनको आंसर किए जा रहा नॉर्मल। तो उनको कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है, और वो बंदे में यही चेक करते हैं, हर एक स्टूडेंट में, हर एक कैडेट में यही। सुनील सर ने जब पहला सेशन लिया था ना यहाँ पे आकर के, तब यही बोला था कि वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखते हैं। अगर तुम वहाँ जाके लैग कर रहे हो या तुम ऊपर नीचे कुछ कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, अगर तुम वहाँ लैग कर रहे हो तो फिर वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ में मैटर करती है। अगर तुम कुछ सह के आगे बढ़ रहे हो और तुम पे वो कैपेबिलिटी है, और सिर्फ पे यही सब होती है, यही मैटर करता है। एग्जैक्टली। वहाँ अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और तुम्हारा इमोशनल तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके साथ में कोई कुछ गलत हो भी गया तो। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये अगर मेरे पे देखेंगे तो गलत है। 9 नवंबर दिवाली से 3 दिन पहले 9 नवंबर को मेरा एक बहुत खास इंसान मेरे को छोड़ के चला गया था। अच्छा। और फिर मैंने 2 दिन तो मैं बहुत लॉस्ट रहा, फिर मेरे से कुछ नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ, कौन है सर मेरी गर्लफ्रेंड थी 9 नवंबर अभी ही सर 6th क्लास से हम साथ। तो तूने इसीलिए तो नहीं कि अब तू मेरा इंतकाम देखेगी? नहीं ऐसा कुछ। मैं आज इस टाइम पे मैं बहुत आइडियल स्टेट में हूँ। अब मैं ऐसा हूँ कि लाइक अगर कोई है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब जो है वो बहुत अच्छा है, इस
आज की दुनिया में इस जनरेशन में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन किसी से करना नहीं कर बहुत बेकार। एग्जैक्टली। तो फिर 2 दिन तो मैं लॉस्ट रहा, फिर मैंने रीता मैम से बात की, फिर मैं यहाँ आया। तो फिर मैं हॉस्टल में, फिर मैं यहाँ के स्टूडेंट्स हैं पढ़ते हैं, फिर यहाँ मेरा माइंड पढ़ाई में ही लग गया। फिर मैं एंग्लो के लिए मैंने कहा कि अब एंग्लो का इंटरव्यू, मेरा 22 को टिकट लगा हो जाने का। हाँ, तो पूरा होपलेस था बिल्कुल। फिर 22 का टिकट था, फिर मैंने सोचा कि फॉर्म भरा, अब मैं दूंगा एंग्लो का। हाँ, मैं ग्रेड के भरोसे था। फिर मैं इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू निकला, मैंने टिकट कैंसिल कराई, आज मेडिकल कराया, सब क्लियर। चलो, ये तो खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हें एंग्लो एसिस्टेंट मिल चुका है, मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड मतलब तुम्हें मेरी ये विशेष है कि तुम जाओ और अपना फ्यूचर मतलब काफ़ी अच्छा बनाओ। जैसे अभी इमोशंस तुमने कंट्रोल किए पिछले कुछ दिनों में, ऐसी सिचुएशंस आगे लाइफ में कई बार आती हैं, तो यहाँ से सीख लो और उनको यूज़ करो। जितना अच्छा यूज़ कर पाओगे वहाँ पे जाकर के, तुम्हें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मैं वहाँ रह जाता तो सर मेरा फ्यूचर खराब हो जाता। एग्जैक्टली, ये तो मैंने समझ में आ गया होगा कि अब 10 दिन है, 10 दिन में रगड़ देना है, एक चीज़ तो गया, अब दूसरी चीज़ नहीं खोनी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब एक करना है, वहाँ से हटो। मैं यहाँ आया, यहाँ स्टूडेंट थे, बच्चे थे, मैम थी, तो फिर यहाँ वो तो देखो यहाँ माहौल आता है। ये एक मैं बार बार बोलता है, एक ऑथर है जिम रॉन, इन्होंने बोला है कि यू आर द एवरेज ऑफ 6 पर्सन्स अराउंड यू। तो आपके चारों तरफ सराउंडिंग में कैसे लोग रहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप किन लोगों से घिरे हुए हो, किन से बात कर रहे हो, क्या हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। एंड डेफिनेटली रीता मैम तो बहुत एफर्ट लेती हैं बच्चों के लिए, मैंने ये देखा है। वो जब ग्रेट ईस्टर्न में जैसे रिजल्ट आया था ना, तो मुझे लगता है उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इंटरव्यू लिए थे बच्चों के। इस इंस्टीट्यूट में अगर मैं उनसे सारे स्टाफ से सबसे ज़्यादा क्लोज रीटा मैम से, क्योंकि रीटा मैम काफ़ी हेल्प करती है बच्चों की, ये बात तो है। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, लाइक जो मतलब अभी मेरा एंग्लो क्लियर हो गया और भी जितने भी थे सब क्लियर हो गया, तो फिर बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। तो मैं सबसे पहले थैंक्स टू माय फादर, एंड देन थैंक्स टू सोबिस सर, एंड थैंक्स टू लाइफ एज करियर फैकल्टी, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पे एंड आपकी थिंकिंग पे, आपकी स्टडी पे, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। एंड थैंक यू। तो चलो, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। एंड विशेष ये है कि आप जब आगे जाओगे फ्यूचर में, तो इस तरीके की चीज़ें, जो इक्वानिमिटी है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको यूज़ करो। एंड जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे वाली जनरेशन के लिए हो सकती है, उनको पहुँचाओ, प्रोवाइड करो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।